हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। दरअसल इतिहास एक मज़ेदार विषय होता है जिसमें हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास, और इतिहास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इतिहास आखिरकार लिखा कैसे जाता है, किस आधार पर लिखा जाता है, इसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। पहले यहाँ से चालू करेंगे, इसको जान लेंगे इतिहास कैसे लिखा जाता है, कहाँ से इसकी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम लोग पाषाण काल से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम अभी जानेंगे कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास इतिहास किसी कालखंड में घटित वैसी घटनाएं जो बहुसंख्यक मानव समाज पर प्रभाव डालती हैं और राजनीतिक परिदृश्य और भौगोलिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती हैं, वो इतिहास होती हैं। अगर कोई ये कहे कि बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं तो ये जान लीजिए ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जैसे अगर कल मैं सब्जी लेने गया तो ना ये कहीं किताबों में दर्ज होगा, लेकिन ये भी बीता है तो इसको भी इतिहास कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इतिहास का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी कालखंड में, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक परिदृश्य को बदलने की जिसमें क्षमता होती है, या लगभग संपूर्ण मानव समाज पर एक प्रभाव डालता है, उसी को इतिहास कहते हैं। जैसे वर्तमान में कोविड पीरियड चल रहा है, अभी हमारे लिए वर्तमान है ये, हमारे लिए वर्तमान है ये, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये इतिहास होगा, क्योंकि कोविड ऐसा है, कोविड वायरस, कोरोना वायरस पूरे मानव समाज पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। यानी कि जो इफ़ेक्ट चीज़ें डालेंगी, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो और भौगोलिक किसी भी प्रकार की हो, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और दूसरी चीज़ इतिहास में होनी चाहिए क्रमबद्धता। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ कि आज चलो मैं आपको अशोक पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कहूँ रहने दो अभी हम मौर्य पढ़ाते हैं, फिर हम कहते हैं रहने दो नंद पढ़ाते हैं, या फिर मैं कहूँ चलो मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाता हूँ, या फिर मैं कहूँ मैं नेहरू को पढ़ाता हूँगा। इसमें कोई लय नहीं है। अगर इतिहास में अगर कोई इतिहास पढ़ा रहा उसमें क्रमबद्धता नहीं है तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा और ये इतिहास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। और इतिहास को कैसे लिखा जाता है, इसके जानकारी के स्रोत कहाँ से आते, जो उपलब्ध किताबें हमारे पास हैं, ये तो अनेक जगहों से खोज के एक समराइज पार्ट में कर दिया गया है। तो इतिहास के जानने के 3 स्रोत हो सकते हैं। एक होता है साहित्य और दूसरा होता है विदेशी विवरण, जैसे विदेशी विवरण, और तीसरा होता है अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य। तो इतिहास में ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। साहित्यिक स्रोत मिलना चाहिए, और हम लोगों को विदेशी विवरण मिलना चाहिए, और अभिलेखीय साक्ष्य मिलना चाहिए। इसी के आधार पर हम लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्यिक स्रोत से शुरू करते हैं। साहित्यिक, विदेशी विवरण, अभिलेखीय साक्ष्य। साहित्य में 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है धर्मेत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, इसको धर्मेत्तर साहित्य यानी कि जो धर्म से, जो बुक्स, जो उपन्यास धर्म से अलग हो, उसको हम बोलते हैं लौकिक साहित्य। और एक होता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रामायण, इसके अंतर्गत आएंगी महाभारत या जय संहिता। पुराण, उपनिषद, बौद्ध धर्म ग्रंथ,
जैन जैसे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में हम लोग रामायण की रचना जान लेते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत या जय संहिता की रचना कौन किया? महाभारत या जय संहिता की रचना किए वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। पहले इसका नाम जय संहिता ही था, बाद में महाभारत पड़ा। महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो युद्ध, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो भरत जनों के बीच में हुआ और इसी भरत से भारत बना और इसीलिए इसका नाम बाद में महाभारत कर दिया गया। दूसरा पुराण आता है, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ के अंदर आता है उपनिषद। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जो आगम साहित्य होते हैं, जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं उनको आगम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? रामायण, इसमें भगवान पुरुषोत्तम राम के बारे में बताया गया है। इसमें महाभारत भगवान वासुदेव की लीलाओं के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया समाज में, उन सब के बारे में बताया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जान ले धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। जो धर्म की बात करे, धार्मिक पद्धति की बात करे, जो धर्म से संबंधित हो उसको धार्मिक साहित्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो धर्मेतर हो, धर्म से इतर जो व्यवस्था हो, जो उपन्यास हो, जो किताब हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जैसे आता है, पहला ही ले लें अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके रचना, इस उपन्यास के लेखक कौन थे या इस राजनीतिक व्यवस्था के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य। इनका अलग अलग नाम है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं लोग। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने धर्म को राजनीति से अलग किया और इसमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। किस प्रकार से कितनी मंत्री परिषद होगी, कैसी व्यवस्था सुचारू रूप से, राजा के क्या कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। और अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस के लेखक कौन हैं? मैकियावली। इन्होंने भी धर्म से राजनीति को अलग किया और इसीलिए भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र धर्म, जिस प्रकार से अर्थशास्त्र धर्म से राजनीति को अलग करता है, वैसे द प्रिंस भी धर्म को राजनीति से अलग करता है। अगर कोई पूछे कि भारत का मैकियावली कौन है तो कौटिल्य का नाम लेंगे हम लोग। ठीक है, लौकिक साहित्य का एक चीज़ हुआ। दूसरा आता है, जैसे कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगड़ी में कल्हड़ ने लिखा और उसमें अब पूरा पाषाण काल से लेके और 1050 तक के समय को पूरा व्याख्यातित रूप से बखान किया है उसमें। उसके बारे में कैसे मानव धीरे 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 सभ्य होता गया, कैसे राजनीतिक परिदृश्य भारत का बदला, कैसे लोग आए, उन सब के बारे में यहाँ पर राजतरंगड़ी में कल्हड़ ने लिखा है। इस किताब को लिखने, इस उपन्यास या साहित्य को लिखने का टाइम था 1048 से लेके 1050 के बीच का समय। यह किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। कश्मीर के इतिहास के बारे में यह संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है और ये पाषाण काल से लेके पाषाण टू 1050 के बीच के समय को ये राजतरंगड़ी बताता है। फिर मृच्छकटिकम, एक किताब और आती है, बुक्स, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक।
शूद्रक, ठीक है। और इसमें मृच्छकटिकम में क्या बताया गया है, इसमें गुप्त काल की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में विवरण मिलता है। उसके बाद हम लोग बहुत सारी किताबें लिखी गई उस समय, जैसे स्वप्नवास दत्तम लिखा गया और भी सारी चीज़ें, तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें ये चीज़ पता चलता है कि किस प्रकार से धर्म को राजनीति से अलग किया गया। ये सिर्फ राजज्ञा ही टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको राजा का समर्थन प्राप्त होता था और इसी के अनुसार कानून व्यवस्था चलती थी। हालांकि दोनों का मिला जुला रूप था। तो साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत, उपनिषद, अरण्यक, उसके बाद ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर कोई भी धार्मिक किताबें जो आती हैं, साहित्य आते हैं, उस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इससे भी बहुत सारी चीज़ों की इतिहास लेखन में मदद मिलती है। दूसरा होता है, साहित्य के दो पार्ट होते हैं। लौकिक साहित्य जो धर्मेतर साहित्य भी इसको बोलते हैं, जो धर्म से राजनीति को अलग करता है। पहली किताब हम लोग क्या लिए, पहली उपन्यास का नाम या राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति पे लिखी हुई कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र को हमने लिया। कौटिल्य के बारे में हमने बताया कि उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। दूसरा विवरण विदेशी विवरण से हम लोग लेते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास हेरोडोटस को इन्होंने एक किताब बुक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका में ही इन्होंने बताया भारत और फारस के संबंध के बारे में हिस्टोरिका में बताया गया। और ये किताब तो बाद में लिखी गई, लेकिन इसमें राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ठीक से वर्णन किया गया था, व्यापार के बारे में वर्णन किया गया था, और इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब विदेशी जैसे चाइना के हुए या फिर अरब के हुए, ये सारे लोग भारत घूमने आते थे, तो उनके विवरण से भी इतिहास लेखन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे इतसिंह भारत में आया 613 के अप्रॉक्स, और इन्होंने भारत में जो धार्मिक व्यवस्था चल रही थी, सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, सांस्कृतिक व्यवस्था, उसका विवरण दिया। फिर ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में। इसने बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन तो किया ही, लेकिन उसने उस समय के राजनीतिक जो हर्षवर्धन थे उस समय की व्यवस्था को एक तरीके से अपनी बुक्स में चित्रार्थित किया। इसका समय था 629 ईस्वी में ये आया था। फिर उसके बाद होता है ह्वेनसांग आया, उसके बाद अलबर्नी जैसे हो गया, ये आया 1333 के आसपास आया। मध्य एशिया का रहने वाला था ये, ख्यू का या ख्वाजरीम का, ख्यू का रहने वाला था। फिर आया इब्न बतूता आते हैं, रहला में इन्होंने, मोरक्को के रहने वाले थे, इन्होंने रहला में जो चीज़ें बताई उसमें इतिहास लेखन में बहुत सारी मदद मिलती है। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, विदेशी विवरण में ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, और मार्को पोलो आया, वेनिस का रहने वाला था। वेनिस कहाँ पर है, इटली में है, और इसने दक्षिण भारत के पांड राज्य के बारे में जानकारी, जो इसने अपने यात्रा विवरण को लिखा उसमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद विदेशी विवरण में ये हो गया, विदेशी विवरण के द्वारा भी इतिहास लेखन, इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए तो इतिहास फिर लिखा जाता है कोई भी। उसके बाद अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर भी इतिहास लेखन की परंपरा चालू हुई, और अभिलेखीय साक्ष्य में जो चीज़ें अभिलेख पे राजज्ञा होती थी वो शिलापट को साफ करके एक पार्ट पे उसको अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में लिखा जाता था। इसमें जैसे
सर्वप्रथम एशिया साक्ष्य विश्व का एशिया माइनर बोगासकोई अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। एशिया माइनर या बोगासकोई अभिलेख में। ये बोगासकोई कहाँ पर है? टर्की में है, या तुर्की भी बोलते हैं इसको, यूरोप का मरीज बोलते हैं। इस्तांबुल इसकी कैपिटल है। 1400 के आसपास ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व के आसपास बोगासकोई अभिलेख एशिया माइनर में अभिलेखीय साक्ष्य का दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम्पल है। उसके बाद भारत में जहाँ तक अभिलेखीय साक्ष्य में लिखने का प्रचलन चालू हुआ वो सम्राट अशोक मौर्यकालीन, सम्राट अशोक के समय में ये साल चालू हुआ और इन्होंने दो प्रकार के लेखों की शुरुआत की, जैसे शिलालेख। शिलालेख में ऐसा होता था कि पत्थर ले आते थे कहीं से, या पत्थर को कहीं पे अगर कोई जमा हुआ पत्थर है उसको पहले साफ करते थे एक पार्ट की तरफ से, फिर उस पे फिर राजज्ञा, जो महत्वपूर्ण राजज्ञा होती थी उस पे लिखवा दिया जाता था। जैसे ये पत्थर कहीं है या कहीं से लाया गया, तो इस पार्ट को एकदम साफ कर दिया जाता था और यहाँ पर अभिलेख के माध्यम से लिखकर कहीं पर रख दिया जाता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हुई या एरड़ अभिलेख हुआ, ये सारी चीज़ें अभिलेखीय साक्ष्य में, मतलब शिलालेख के रूप में, अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दर्ज होती हैं। दूसरा होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब होता है जो स्तंभों पर लिखी जाती हूँ। ये उल्टा नीचे कमल बना रहता है और यहाँ किसी पशु का चित्र अंकित रहता है और नीचे स्तंभ पर लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ लेख। तीसरा होता है गुहा लेख। गुहा लेख में क्या होता था कि गुफा बनी रहती थी, गुफा के ऊपर लिखा जाता था। जैसे कोई गुफा है ये, तो यहाँ पर लिखी जाती थी राजज्ञा, तो इसको बोलते हैं गुहा लेख। और इसी के अंतर्गत आता है अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में, जैसे सिक्का शास्त्र हो गया, सिक्के का जैसे सिक्के के थ्रू भी इतिहास लिखा जाता है या उसको लिखने में मदद मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म को मानता था। सिक्का शास्त्र में कनिष्क को भी ऐसे दिखाया गया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद होता है सत्यापत कला। सत्यापत कला में ये चीज़ दिखाई जाती है, जैसे कि किस प्रकार से मंदिर निर्माण होते हैं, गुम्बज बनता है कि किस पंचभुगीय मंदिर बनते हैं, कि किस प्रकार के मंदिर बनते हैं, उन सब के बारे में, इसके बारे में सत्यापत कला के बारे में बताया जाता है। जैसे सत्यापत कला के बारे में, इसके बारे में बताया जाता है। और ठीक है, टाइम हो गया, बाद में